नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सुन चुके हैं और टेलीविज़न की ख़बरों से देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के रेफरेंस में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो रेफरेंस था, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले को महफूज रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने आज वो फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये बात तो क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई कि सेनेट के इलेक्शन आइन के तहत होंगे और वो इलेक्शन एक 2017 के तहत नहीं होंगे, और यूं हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस निकाला था वो नल एंड वॉइड हो गया, वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो गया। लेकिन इसके आगे कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है, क्योंकि इसके आगे जब आप देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लिख दिया कि सीक्रेसी बैलेट की एब्सोल्यूट नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि नियाज़ अहमद वर्सेस अजीज़ुद्दीन एंड अदर्स के केस में बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसला कर चुकी है कि अगर ज़रूरत हो तो ये सीक्रेसी जो है इसे एग्जामिन किया जा सकता है, अगर इसकी प्रैक्टिकल ज़रूरत हो। और ये कोई एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है जिसको हमेशा के लिए महफूज किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंधों पे ये जिम्मेदारी डाल दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी और कानूनी उसकी ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल ही साफ शफाफ तरीके से हों और उसमें किसी किस्म की मैल प्रैक्टिसेस और करप्शन ना हो। अब ये बहुत एक अहम, ये कोई सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत मीनिंगफुल इसलिए है कि अब से सिर्फ चंद दिन पहले सियालकोट डस्का में NA-75 के ज़िमनी इंतखाबात पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह का एक बहुत ही बोल्ड कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स किस्म का डिसीजन किया, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऐसी कन्विंसिंग एविडेंस नहीं थी कि पूरे ही हल्के में रिगिंग हुई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्कमस्टेंसेस को देख के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये असेसमेंट की कि इस पूरे हल्के में ही इलेक्शन का माहौल ठीक नहीं था, और इस असेसमेंट पे और इस जजमेंट पे उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार के 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। अब ये सवाल होता है, जिसके हवाले से मैंने आपसे चंद घंटे पहले ट्वीट भी किया, कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंधों पर बहुत ही बड़ी एक तारीखी जिम्मेदारी आ गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि हर मुमकिन इलेक्शन कमीशन ने ये इंश्योर करना है कि करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। और ये हकीकत है कि सेनेट के इलेक्शन 1990 की दिहाई के बाद जो भी हुए वो गंदे थे, वो करप्ट थे, और उसमें क्रिमिनल और क्राइम का जो पैसा, यानी जाहिर है कि जो पैसा करोड़ों की तादाद में लोगों को बैग्स में भर के दिया जाता है, वो ना तो टैक्स्ड है, वो पैसा है जो टैक्सेशन सिस्टम से गुजर के नहीं आया, बैंकिंग सिस्टम से गुजर के नहीं आया, वो या तो ड्रग मनी है या क्राइम प्रोसीड्स है। तो पाकिस्तान में अगर सेनेट का इलेक्शन ड्रग मनी पे, मंशियात के पैसे पे और जुर्म के पैसे पे और नॉन बैंकिंग सिस्टम के हाथ से निकला हुआ जो पैसा है वो इस्तेमाल किया गया है तारीखी तौर पे, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंधों पे बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। किस तरह से ECP इस जिम्मेदारी से निब्रो आजमा होगा, कैसे अपनी इस जिम्मेदारी को हैंडल करेगा, ये एक बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। ताहम इसी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप दोनों हुकूमत और अपोजिशन के लेंस से देखें तो ये समझ ही नहीं आता कि एक ही फैसले के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन तबसरा कर रहे हैं। ये दो मुख्तलिफ फैसले हैं, दो मुख्तलिफ तहरीर है जिसको पढ़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान के एक्स लॉ मिनिस्टर और PTI के प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं जनाब बाबर एवान साहब, डॉक्टर बाबर एवान, उनका क्या तबसरा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हवाले से, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो उन्होंने उसको डिपार्चर उससे किया और लिफ्ट किया है उसको। ऑनेस्टली इलेक्शन हो, फिर वो फेयरली इलेक्शन में हिस्सा लें। फेयरनेस का तकाजा ये है कि जिस पार्टी का टिकट है उसके साथ वफा की जाए। ये एक फैसला कुन मरहला है पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन फेयर होने के लिए। सारा इख्तियार बेसिकली अब एक लफ्ज़ में चला गया 218 के इलेक्शन ऑर्गेनाइज और कॉन्डक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अगर डॉक्टर बाबर एवान इसकी ये तशरीह फरमा रहे हैं तो दूसरी तरफ से लतीफ़ खोसा साहब जो बड़े प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के, वो इसकी क्या तशरीह करते हैं, वो क्या जवाब देते हैं, दूसरी तरफ से वो भी सुन लें। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को सरे से रेफरेंस करना ही नहीं चाहिए था। उनका ऑर्डिनेंस जो उन्होंने जारी किया था वो कलअदम हो गया है। आइन की तरमीम की जाएगी, इस पर ना ऑर्डिनेंस जो है मुतासर हो सकता है, ना ऑर्डिनरी कानून साजी इसके ज़रिए से जो है वो मुतय्यन कर सकती है खुफिया राय दही को। तो वो तो हमेशा ही ऐसे कहते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद हो गई है, वो कोई नई बात नहीं है। उनके सारे माशाल्लाह मुशीर और वज़ीर जो है वो शुरू हो जाएंगे, एक फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता है तब भी वो शुरू हो जाएंगे ताकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करें। तो ये प्रोपेगेंडा मशीनरी, इसका तो मैं जवाब दे नहीं सकता हूँ।
जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हुकूमत और अपोजिशन की तशरीह सुने तो लगता ही नहीं कि एक फैसले के बारे में बात हो रही है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से किस किस्म की तशरीह की है और क्या मतलब और नतीजा अखज़ किया है वो भी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसको उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये बैलेट खुफिया रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा। अगर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम आते हैं, अगर वोट बेचने के इल्ज़ाम आते हैं तो इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर सके। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो बड़ी वाज़े है। वो ये है कि वोट जो भी डालेगा वो आइडेंटिफाइबल होगा, उसको पता चलाया जा सकेगा कि उसने वोट किसको डाला है। और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और काबीना ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। इसी इस्लाह के लिए जो है हम आ अब नाज़रीन, इसके जवाब में अगर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का ट्वीट पढ़ें तो ऐसा लगता है कि चूँकि फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो मरियम नवाज़ साहिबा का ट्वीट ये कहता है कि एक बार फिर साबित हो गया कि आइन वोट चोरों की चालबाजियों, बदनीयती पे मबनी रेफरेंसों और साजिशी ऑर्डिनेंसों से बहुत बालातर है। अब खंबे नोचती खसियानी बिलियाँ टेक्नोलॉजी का वाबिला कर रही हैं। याद रखो कि कोई RTS और डस्का धुंध टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों हो, ये तो है कहना मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का। खासा दिलचस्प ये मोमेंट है, यहीं से आप बात शुरू करते हैं कि हुआ क्या है, इसकी अहमियत क्या है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं, ख़ुद वकील भी हैं, बहुत ही एक पेडिग्री है, बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल उनका एक बैकग्राउंड है। देखते हैं आज हमें क्या समझाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की ये क्या तशरीह करते हैं। हमें ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, खुद सेनेटर हैं, वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चेयरपर्सन है कमेटी ऑफ सेनेट लॉ एंड जस्टिस के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल अलॉन्ग विद सेनेटर साहब। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेलीविजन पर्सनैलिटी जनाब साबिर शाकिर साहब, वो भी मेरे साथ होंगे। तो हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सेनेटर साहब, आपकी क्या तशरीह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है? मैं बिल्कुल 1 मिनट के बाद करूंगा। जावेद अब्बासी साहब आ चुके हुए हैं प्रोग्राम में? जी मेरा ख्याल है। जी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, क्या आप हमें सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी। वलीद साहब को मेरा बहुत सलाम हो जी। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब आप? जी मैंने सिर्फ इसलिए ये अर्ज़ की क्योंकि आप चाह रहे थे कि वो भी सुन इनका राय का इख्तलाफ मेरे से ज़रूर होगा, लेकिन मैं एक बात को तस्लीम करना चाहता हूँ कि बतौर एक सेनेटर के और बतौर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी जो कानून और इंसाफ की है, जावेद अब्बासी साहब ने बहुत मेहनत की है और बहुत काबिल ज़िक्र जो है उन्होंने काम किया है। मैं उनकी कमेटी का मेंबर रहा हुआ हूँ और मैं उनको ये एक खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उनकी मेहनत और उनके विजन और उनकी जो है काबिलियत, ये रिटायर हो रहे हैं और ये एक तरह की अलविदाई अच्छा समझ लें। चले जावेद अब्बासी साहब, एक प्रोग्राम जो है ना वो किसी अच्छी खुशकन बात से शुरू हो गया है, डिपार्चर हो गया है पाकिस्तान टीवी के प्रोग्राम्स में कि आपकी तारीफ कर दी एक दूसरे ऑपोजिशन जी। और ये मैंने कहा ना, राय का इख्तलाफ अभी आज जरूर होगा, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता था क्योंकि मैं तस्लीम करता हूँ। अच्छा चलें, अब ये बताएं कि आपकी हुकूमत की तशरीह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुक्म दिया? देखें जी, मैं अगर उसको उस जाविये से मैं अहम समझता हूँ इस बात को कि उसको उस जाविये से पेश किया जाए जिससे उसको अपोजिशन पेश कर रही है, चाहे लतीफ़ खोसा साहब ने या मरियम साहिबा की ट्वीट ने ये किया। देखें जी, ये किसी भी हवाले से ये ऐसा फैसला, या फैसला तो नहीं इसको कहते 186 में, इसको राय कहते हैं, ओपिनियन। ये ओपिनियन किसी भी कतई तौर पे ऐसा नहीं तसव्वुर किया जा सकता कि हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। उसकी वजह मैं अर्ज़ करता हूँ। नहीं, ऑर्डिनेंस आपका ख़त्म नहीं, वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, अगर वो खिलाफ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अग्रीड, मैं वो भी मानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वो किसी भी हवाले से ख़िलाफ़ आप नहीं तसव्वुर कर सकते। वो या तो वो जो इख्तलाफी राय जस्टिस याया आफरीदी ने दी है, अगर वो तमाम कोर्ट की राय होती तो ये तसव्वुर किया जा सकता था कि वो खिलाफ तो 1/5 के बगैर, हाँ जी, कि हम इसको ऐसा सवाल समझते ही नहीं जो आर्टिकल 186 के जुमरे में आता है, इसलिए उसे हम वापस कर देते हैं। ये यकीनन एक बहुत एम्बैरेसिंग और बड़ा एक समझते हैं कि मुस्तरद कर देने वाली बात ये नहीं, ऐसा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता था, देखिए गवर्नमेंट ने राय बजरिया सदर पाकिस्तान राय मांगी थी कि क्या ये इलेक्शन सेनेट के अराकीन का इलेक्शन आइन के मातहत है या सादा कानून के मातहत है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको ये राय दे के जो है ख़त्म कर सकता था कि जी वो आइन के मातहत है, फुल स्टॉप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फुल स्टॉप। हाँ जी, वो फुल स्टॉप से आगे भी जो बातें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि
मेरा ख्याल इसीलिए शायद फौरी तौर पे कोई रिएक्शन नहीं आई मरियम साहिबा की तरफ से, क्योंकि नहीं आई है ना, मशवरा यही दिया गया था कि जरा एक दफा जरा मिठाई बांटने वाला काम आई है ना, एक बार फिर साबित हो गया कि फौरी तौर पे नहीं आई। वोट पहले उन्होंने, इनके मुशीरान ने कहा पहले हमें इसे पढ़ लेने दें, बाकी तो पॉलिटिकल रेटोरिक है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इलेक्शन को दयानतदाराना, मुनसिफाना, शफाफ और कानून के मुताबिक उसके इनकाद को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पे आयद होती है। ये वाजे किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये कि वोट और कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाए, और ये कि वोट की सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है। ये तो ये कहकर, यही तो मैं आगे इसी पर आ रहा था कि उन्होंने इसको जोड़ा है, आर्टिकल 12183 से जोड़ा है, आर्टिकल 220 से जोड़ा है, आर्टिकल 220 से जोड़ा है, और बिल्कुल मैं इस पे खत्म करता हूं कि सीक्रेसी हतमी नहीं है। ओपन बैलेट और आइडेंटिफाइबल बैलेट में ओपन तो उन्होंने नहीं करने को कहा, लेकिन आइडेंटिफाइबल का इशारा कर दिया। अच्छा, जो बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर वलीद का ये कहना है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट मुतफ़िक़ा तौर पे ये कहती थी कि रेफरेंस बनता ही नहीं था तो भी हुकूमत की शिकस्त होती, या जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, महज जिस तरह से जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, या अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ ये कहती थी कि इलेक्शन आईन और 226 के तहत ही होंगे और उसके आगे फुल स्टॉप लगा देती तो भी अपोजिशन की कामयाबी होती, हुकूमत की नाकामी होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कह देना कि वोट जो है उसकी एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है, उसमें डिसीजन उनका कोर्ट कर देना, नियाज अहमद वर्सेस अजीजुद्दीन अदर्स का वो डिसीजन कोर्ट कर देना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहना कि हर मुमकिन तरीके से वो इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके, ये सब चीज़ें जो है हुकूमत की कामयाबी है, और जिसकी हुकूमत अब तशरीह भी कर रही है कि ECP को उसके ऊपर एक नंबर डालना चाहिए, एक स्कैन बार कोड डालना चाहिए, सीरियल नंबर डालना चाहिए बैलेट पे। अब आपका क्या जवाब है? बहुत शुक्रिया पिरजादा साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ वलीद इकबाल साहब के जो बहुत ही अच्छे अल्फाज मेरे तलब उन्होंने कहे हैं, इनकी मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि हमने इनसे भी बड़ा सीखा है, और जिस तरह लॉ कमेटी को इन्होंने असिस्ट किया है, मैं समझता हूँ कि शायद कोई और कर सकता, तो इनकी मेहरबानी जो अल्फाज इन्होंने कहे। मसला हार जीत से ज़्यादा ये था कि हम हुकूमत को बार बार कह रहे थे कि ये जो रेफरेंस आप लेके जा रहे हैं, ये फोरम आपने इसलिए एक गलत टाइम में आपने मुंतखब किया है कि आइन के आर्टिकल 226 क्लियर है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है वो आइन की तशरीह तो ज़रूर करती है, लेकिन वो कोई आइन के आर्टिकल को अमेंड करने का अख्तियार नहीं रखती है। वलीद साहब से ज़्यादा बेहतर और कौन जानता है। लिहाजा इस आर्टिकल की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेटली यही कहेगी कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन है वो आइन के आर्टिकल 226 के एम्बेट में आता है, लिहाजा ये खुफिया ही होगा, इसको ओपन नहीं किया जा सकता। ये एक डिबेट था, ये लेके गए थे, इनका ख्याल था, इसके लिए इन्होंने बड़ी कोशिश की कि नहीं, इनका ख्याल था या ये चाहते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहे कि ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लिख दिया है कि सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। नियाजुद्दीन वर्सेस अदर्स को उन्होंने कोर्ट कर दिया है, फैसले को नियाज अहमद वर्सेस अजीजुद्दीन एंड अदर्स को उसको कोर्ट कर दिया, और ECP को कहा है कि उसकी जिम्मेदारी है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को उसने रोकना है और हर मुमकिन तरीका जो है इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी उसने इस्तेमाल करना, ये भी कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई नई बात नहीं की है। इलेक्शन लॉज में जो हमने खुद बनाए हैं, हमने देखे हैं, इसमें बिल्कुल ये बातें लिखी हुई हैं, और ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो पूरी तरह तमाम इलेक्शन इंक्लूडिंग सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन जो है उसको इंश्योर करे कि उसमें कोई ऐसी मेल प्रैक्टिसेस नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, उसमें कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, उसमें कोई पैसे का अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये तो यही तो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। ये आप जरूर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शायद ये उन्हें याददानी कराई हो कि ये जो मैकेनिज्म है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है वो, लेकिन सेनेटर साहब, माजी में जब ये ट्रक भर भर के सूट केसेस भर भर के पैसे करोड़ों रुपए दिए गए सेनेट के इलेक्शन खरीदने के लिए, जिसकी वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं, वैसे भी बहुत एनेक्डोटल उसके बारे में एविडेंस एग्जिस्ट करती है, और जाहिर है कि ये पैसा एक जुर्म का पैसा होता है, ये कोई बैंक के अकाउंट से निकाला हुआ पैसा नहीं होता, ये कोई टैक्स पेड पैसा नहीं होता, ये मंशियात का, ये गलत कामों का, ये जुराइम से, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है कानून की नजर में। जो पैसा दिया गया है 6-6, 7-7, 8-8 करोड़, उस पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी किसी को बुलाया ही नहीं। मैं फिर यही कह रहा हूं कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि यहाँ बलूचिस्तान में लोग 40 करोड़ से 80 लाख करोड़ रुपया लेके खरीद रहे हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कहा है कि इस्लामाबाद के अंदर बक्से खुल गए हैं पैसों के, और हुंडी के जरिए ये जो पेमेंट हो रही है वो दुबई में हो रही है। ये तो वो पुराने वक्त भी ठीक, मैं समझ गया आपकी बात, मेरे ख्याल व्यूअर समझ गए हैं।
जरा साबिर शाकिर साहब का एनालिसिस इसमें। साबिर शाकिर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक जुमला वो ये है कि अब ये इलेक्शन जो है ये अब उसी लॉ के मुताल्लिक होने जा रहा है जो पहले से प्रैक्टिस किया जा रहा था। ये अब कोई नई चीज नहीं होगी, ना होने वाली है। जो भी इसकी कोई तहवील दे, तो ये जो वज़ीर आज़म साहब और इन्होंने इतने बड़े पैसे का वेला किया है, ये अब क्या साबित इन्होंने किया है कि ये इस इलेक्शन की क्या इज्जत और क्रेडिबिलिटी इन्होंने छोड़ी है। वो तो इलेक्शन तो साबिर शाकिर साहब से कह रहे हैं कि पैसे साबिर शाकिर साहब, नेट हासिल जमा क्या है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने चंद दिन पहले एक बड़ा ही जुर्रतमंदाना और दबंग फैसला किया, एक असेसमेंट की, एक जजमेंट की कि डस्का का सारे इलेक्शन को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अंदाजा लगाया, असेसमेंट की, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी, कॉन्फर्मेटिव एविडेंस नहीं थी। अब सेनेट के इलेक्शन में भी बड़ी एविडेंस एग्जिस्ट करती है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंधों पर किस किस्म का जिम्मेदारी या प्रेशर पड़ गया? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जी अपनी डोमेन में रहते हुए, अपने दायरा कार में रहते हुए एक बेहतरीन जजमेंट दी है, बेहतरीन राय दी है, और इतनी अच्छी राय दी है कि उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी जिम्मेदारियां बताई हैं और उनको उनको याद दहानी करवाई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है। आर्टिकल 2183 सब आर्टिकल 3 के तहत 2-3 आर्टिकल्स का जिक्र किया है, और तीनों के तीनों मुताल्लिक हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी अथॉरिटी और इलेक्शन के साफ, शफाफ, गैर जानिबदार और करप्शन फ्री होने से मुताल्लिक। और मामला भी यही था सुप्रीम कोर्ट के सामने। सदारती रेफरेंस क्यों गया था? सदारती रेफरेंस इसलिए गया था कि 2018 में यहाँ पे नीलामियाँ हुई वोटों की, सरेआम उसकी वीडियोज़ आ गई, पैसे पकड़े गए, वोट ख़रीदे गए, वोट बेचे गए। वही ये काम अब भी ये गवर्नमेंट कह रही थी कि हमारे पास इत्तलात हैं, और आज की जो खबरें हैं वो भी ये हैं। और उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि उनके उम्मीदवार अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, तहरीक इंसाफ कह रही है हमारे बंदे अगवा हो गए हैं। और उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि मुतनासिब नुमाइंदगी जिस पार्टी का जितना हक है वो बरकरार नहीं रह सकेगा और ख़रीदो फरोख्त होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दी है? आर्टिकल 2183 का बार बार उन्होंने जिक्र किया। आर्टिकल 2183 क्या कहता है? आर्टिकल 2183 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ है कि वो इंतखाब का इंतज़ाम करे और इसे मुनक़िद कराए और ऐसे इंतज़ामात करे जो इस अमर के इत्मीनान के लिए ज़रूरी हों कि इंतखाबात ईमानदारी के साथ, हक़ के साथ, इंसाफ के साथ और कानून के मुताबिक मुनक़िद हों और बदअनवानियों का सद्दबाब हो सके। अब इसमें जब हम कहते हैं फेयरली, जस्टली, तो ऑनेस्टली, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर साहब 3 सीटें बन रही हैं, अगर वो ले लेती है 5 सीटें, तो इसका मतलब जी बिल्कुल बदअनवानियों का सद्दबाब। यस, वही मैं कह रहा हूं कि अगर पीटीआई 3 सीटें बनती हैं, ले लेती है, कहती है कि लोगों का ज़मीर का फैसला होगा। सीक्रेट बैलेट मदद करता है कि जब लोग वोट डालते हैं तो अपना ज़मीर उनका उस मौके पे जागता है और वो अपना ज़मीर जागता है। वो कहते हैं ज़मीर बिकता नहीं है। हम तो ये महसूस कर रहे हैं, हमें तो नजर ये आ रहा है कि हमने तो वीडियोस देखी है कि ज़मीर बिकता है। वो कहते हैं नहीं, ज़मीर जागता है। तो अब इस पे फिर क्या करेंगे? नहीं, ज़मीर जागने के लिए भी तो वो पैसे लगाते हैं ना। वो कहते हैं ना, मैंने नोट लिखा मेरा मूड बने, तो वो सिचुएशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ये कह रही है, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ये बात कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम सिर्फ पोलिंग करवाना और नतीजा अनाउंस करना नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले का हवाला दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम वो नॉमिनेशन से लेके बैलेट पेपर की इशाअत, नतायज और उसके बाद तक जिम्मेदारी बरकरार रहती है। और फिर पहले था सिर्फ करप्शन प्रैक्टिसेस की रोकथाम तक, लेकिन इस दफ़ा एक और इजाफा किया है और वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकती है और तमाम वफाकी और सूबाई महकमे, जो कि आइन के तहत भी तमाम सूबाई और वफाकी महकमे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे होते हैं इलेक्शन के इनकाद के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी ऑर्डर कर दिया, वो भी याद दहानी करवा दी। इसीलिए अगर ये इतना ही आसान होता कि
जी आर्टिकल 220 है, आर्टिकल 222 है, 218(3) है, ये तीनों आर्टिकल मेरे सामने पड़े हैं और तीनों आर्टिकल बिल्कुल 220 जो है वो भी ये कहता है कि विफाक और सूबों के तमाम हुकूमती इदारे आर्टिकल 218(3) में तफवीज़ करदा अमूर की निजामदही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करने के पाबंद होंगे। अब इसमें जब आप टेक्नोलॉजी की जब इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो ये बात हियरिंग के दौरान भी हुई है कि जनाब आपके पास क्या तरीक़ाकार है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई जमात अपने वोटों से ज़्यादा सेनेट की नशिस्तें हासिल करती है, खा वो किसी भी तरीके से हो, इसका मतलब है अनफेयर मीन्स तो यूज़ हुए, दयानतदारी और ऑनेस्टली और जस्टली वो तो बरकरार ना रह सकी। तो लिहाजा फिर अगली बात जो कही है सिक्रेसी वाली बात, कि एब्सोल्यूट सिक्रेसी नहीं होती। तो सिक्रेसी होती है सिर्फ पोलिंग की हद तक। रियासत से कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती, रियासती इदारों से कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। तो उसका फिर अगेन अगला मैकेनिज़्म तय करना है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर जोड़ के बैठा है कि हमने अब क्या करना है। अगर ये इतना ही आसान सुप्रीम कोर्ट की राय होती मेरे साथ हैं मुझे साबिर शाकिर साहब, एक ब्रेक लेने दीजिए। बड़ा आपने क्लियर एनालिसिस किया, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। मैं खुद भी यही सोचता हूँ नाजरीन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा अब ये चैलेंज खड़ा हो गया है, बहुत ही दिलचस्प चैलेंज खड़ा हो गया। दिलचस्प इसलिए भी है कि इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद दिन पहले डस्का यानी 75 के इलेक्शन में जो वहाँ की डिफरेंट डिस्पेरेट मुख्तलिफ किस्म की एविडेंसेस थी कि फायरिंग होती रही है, बाकी हल्के में कम परसेंटेज वोटिंग डली है, उसकी बेसिस पे एक नतीजा अखज़ किया, असेसमेंट की। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी कि पूरे हल्के में रिगिंग हुई है, लेकिन नतीजा अखज़ किया कि माहौल ठीक नहीं था, देयरफॉर उसमें रिगिंग हुई है, देयरफॉर वहाँ पर नए सिरे से इलेक्शन होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ आम आदमी को देखने में, जैसे कि साबिर शाकिर साहब ने एक्सप्लेन किया, यही नजर आता है कि अगर एक पार्टी के वोट 3 बनते हैं, सीटें 3 बनती हैं, वो 5 के 6 ले ले, तो इसका मतलब है कि करप्शन हुई है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या ये कह के अपने आप को पीछे छुपाएगा कि लोगों का ज़मीर जाग गया, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा तरीका यूज करेगा कि वो करप्शन ना हो सके? यहां पर क्राइम प्रोसीड्स, जुर्म का पैसा, मंशियात का पैसा, अनटैक्स पैसा, नॉन बैंकिंग सिस्टम से गुजरा हुआ पैसा इस्तेमाल करके पाकिस्तान के सेनेट को खरीदा ना जा सके, क्या कैसे करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की? ये सवाल है, इसमें मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले से आपने वक्फे से पहले हमारी बहस आपने सुनी। अब सेनेट के जो इलेक्शन 2 दिन में होने वाले हैं, उस इलेक्शन में गालिबन सबसे अहम जो इलेक्शन होना है सेनेट के इलेक्शन में, वो इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन होना है, जहां पीडीएम की तमाम जमातों के पास मिला के 159 वोट हैं और उनको चाहिए 171, और हुकूमत के पास कोई 178 या 179 या 180 के करीब हैं। लेकिन अपोजिशन मसलसल के कह रही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ से जीतेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं और अज़ राह मजाक उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुतालबा किया है, ये रिक्वेस्ट की है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी, उनकी पार्टी को भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ही वोट जो है वो देना चाहिए। एक आम फहम जो समझ आती है वो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तभी जीत पाएंगे ये इलेक्शन जब सूट केसेस में से डॉलर या रुपया पैसा निकलेगा, या दुबई में ये पैसे जो हैं वो एक्सचेंज होंगे, और ज़ाहिर है जिसको मैंने कहा कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होंगे। अबादी साहब, कैसे जीतेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब तक वोट नहीं खरीदे जाएंगे? फिरज़ादा साहब, मैं अभी दोनों साथियों ने पहले भी बात की है, इसमें एक बात ज़रा मेहरबानी करके अपने नाजरीन तक मुझे पहुँचाने दें कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि ये समझा जाए कि जिसने भी वोट दिया उसने पैसे लेके दिए। अगर ये बात होती, इस पर डिफेक्शन क्लास लगी होती, और अगर ये बात मान ली जाए कि जितने लोगों की नुमाइंदगी है, इतने लोगों की जितनी सीटें, वही सीटें इनको मिल जाए, तो फिर सेनेट का इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। फिर तो रिजर्व सीट की तरह, जिस तरह वो मिल की सीटें होती हैं, खुद इलेक्शन कमीशन को पार्टी भेज दें कि जी मेरी इतनी सीटें बनती हैं तो आप नोटिफाई कर दें। ये नहीं है ऐसा, ये इलेक्शन है। इलेक्शन में कहा गया और ये मेम्बरान को अख्तियार दिया गया है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसला करें। अब ये इस्लामाबाद का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी है जो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, एक सियासी जमात के साथ उनकी वाबस्तगी रही है, एक बहुत बड़े लीडर्स हैं, इस मुल्क के स्पीकर रहे हैं, इस मुल्क के लिए उन्होंने खिदमत की है। दूसरी तरफ एक ऐसे आदमी को ले गए हैं जो IMF का आदमी है, जो पाकिस्तान में सिर्फ नौकरी करने के लिए आता है। वो परवेज मुशर्रफ के साथ भी नौकरी के लिए तैयार थे, वो गिलानी साहब के मिनिस्टर बनने के लिए भी तैयार थे, वो आज यहाँ इमरान खान साहब के भी मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है, जो कोई और लेके आए।
पाकिस्तान के जो इस वक्त के MNAs हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो जानते हैं कि इस आदमी की कोई कन्विक्शन नहीं है गिलानी साहब के मुकाबले में, वो क्यों वोट इनको दें, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी क्या है कि इनको वो वोट दें। उन्हें पता है कि आज हुकूमत खत्म होगी, सबसे पहला आदमी जो ब्रीफकेस उठाकर पाकिस्तान को छोड़ के जाएगा वो हफीज शेख साहब होंगे। अब इन दोनों का मुवाजना करने के लिए ये बिल्कुल लेकिन सेनेटर साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब को प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आपके पार्टी ने निकाला, नवाज शरीफ साहब अदालत में गए उनके खिलाफ केस लेकर, और वो करप्शन रिलेटेड, करप्शन की प्रोसीड्स को छुपाने का केस था जिसपे यूसुफ रजा गिलानी साहब पे आपकी जमात ने और नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया कि वो उस केस को नहीं खोल रहे। स्विस में SGS और कोटेक्ना के केस की जो क्राइम प्रोसीड्स थी, जहां पाकिस्तान कस्टम्स को चीट किया गया, टैक्स रेवेन्यू को चीट किया गया, $60 मिलियन, और वो आपको पता है कितना मशहूर केस है, और वो बिल्कुल उसके फैक्ट्स क्लियर थे। वहां पर नवाज शरीफ साहब ने एक मॉरल, इखलाकी, एथिकल पोजीशन ली यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ। अब आप कह रहे हैं कि उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, जिनको उस वक्त आपने इतना गंदा किया, अगर वो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट प्रोड्यूसर साहब के सामने हो, कहा कि जाओ छोड़ दो, निकल जाओ अपने दफ्तर से, वही यूसुफ रजा गिलानी साहब है जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल कन्विक्शन है। आपने एक और चीज को बिल्कुल दूसरी चीज के साथ आके मुवाजना किया, वो आपका राइट है। सिर्फ मैं आपकी खिदमत में इतना अर्ज कर लूं कि जो MNA अगर अपनी बगैर किसी लालच के बगैर अगर वो समझता है कि मेरी वोट का हकदार यूसुफ रजा गिलानी साहब है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये ना लिया जाए कि इन सारे MNAs ने पैसा लिया होगा और वो सिर्फ पैसा लेके ये वोट बेच रहे हैं या दे रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये इस मुल्क के आईन ने उनको अख्तियार दिया हुआ है, ये इस मुल्क के कानून ने उनको अख्तियार दिया हुआ है कि वो जिसको बेहतर समझें उसके हक में वो वोट इस्तेमाल करें, और इसीलिए इस वोट को खुफिया रखा गया है कि ताकि उन MNAs के ऊपर दबाव डालकर जबरदस्ती फैसला न किया जाए। हाँ, अगर ये MNA पीपल पार्टी का या मुस्लिम लीग नून का चले, मैं दरमियान में एक ब्रेकिंग खबर आई है, मैं नाजरीन के साथ भी शेयर करता हूं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं, बड़ी रेलेवेंट खबर आई है कि फ्रांस के साबिक सदर जनाब निकोलस सार्कोजी को अदालत में करप्शन में जेल में डाल दिया है। फ्रांस के एक्स प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी को, इंटरनेशनल फिगर थे, उनको करप्शन के चार्जेस में बहुत साल से मुकदमा चल रहा था, फ्रांस की अदालत ने उन्हें जेल में डाल दिया है। ये जरा अब्बासी साहब इसको एब्जॉर्ब कर लें और हम यहीं से बात को आगे चलते हैं कि जावेद अब्बासी, सॉरी सेनेटर वलीद इकबाल साहब, क्या वजह है कि ये जो लफ्ज़ है ज़मीर और ज़मीर की आवाज़, वो पाकिस्तान की जो डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, उसमें ये लफ्ज़ इतना मतनाज़े, मशकूक और गंदा हो गया है। ज़मीर का नाम सुनते ही लोगों के कहके छूट जाते हैं। ज़मीर का जैसे ही आप नाम इस्तेमाल करते हैं, बंदा जो है ना वो हंसने लग जाता है, स्माइल्स आ जाती है। कोई कहता है ना मेरे ज़मीर की आवाज़ है, तो कोई उसको सीरियसली नहीं लेता। ये तो मैं समझता हूँ लफ्ज़ कोई निकाल देना चाहिए पाकिस्तान की उर्दू लिटरेचर के अंदर, इतने बुरे हालात हो चुके हैं। क्या इसलिए क्योंकि सबको मिसालें इस तरह की मिलती हैं, एग्जाम्पल्स ऐसे ही मिलते हैं, वाक़यात ऐसे ही आते हैं। आपने निशानदेही की ना कि सेनेट के इलेक्शनों के बारे में, क्या तो ज़मीर का जब लफ्ज़ आता है तो उससे एसोसिएट जो चीज़ लोग करते हैं वो उसका बिकना ही है, बदकिस्मती से। और जब बिकना, और कहाँ बिक रहा है कि सबसे आला ऐवान है, सबसे बाला ऐवान है मुल्क का, उधर अगर इस तरह होता है तो ये आप क्या समझते हैं कि थानेदार और पटवारी जो है वो उससे क्या एग्जाम्पल लेंगे? वो सीधी लाइन पे आएंगे, वो भी तो कहेंगे जी जमीन उधर देखें और हम तो छोटे छोटे प्यादे हैं। तो इसमें क्या जवाब है आपका? वो कह रहे हैं कि भाई लोग कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की पर्सनैलिटी इंप्रेसिव है। हाँ, अच्छा, आप उनके हवाले से पूछ रहे हैं आपने, और डॉक्टर आपने तो वैसे सारे सूटकेस लेके चले जाएंगे। आपने वैसे सारे अल्फाज मेरे, मैं भी आइन की बात ही करना चाहता हूं, आपने सारे अल्फाज मेरे मुंह से ही निकाल लिए। क्रेडिबिलिटी का लफ्ज़ जो है वो जावेद अब्बासी साहब ने इस्तेमाल किया, और क्रेडिबिलिटी का लफ्ज़ उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया? यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए। किस चीज़ के मुर्तकिब वो थे? नंबर एक कि $60 मिलियन की जो चोरी पाकिस्तान से हुई, जो ये स्विस जो केस था, उसके लिए वो नहीं जो थे, स्विट्जरलैंड की जायदुल मियाद हो गया वो मामला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट आइन की पैदावार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन आइन का, सुप्रीम कोर्ट तशरीह करता है इनकी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की उन्होंने नाफरमानी की, और जिसके लिए उनको ओहदे से उन्होंने फर्माबरदारी की अपने पार्टी के हेड की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो कि अदालत उज़्मा है उसकी नाफरमानी की, और किस लिए की? कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को वो छुपा सकें और उसको दबा सकें और वो केस ना चले। मैं तो समझता हूं, मैं जितने MNAs देख रहे हैं इसको बिल्कुल ना वोट दें यूसुफ रजा गिलानी साहब को, क्योंकि उसकी जीरो क्रेडिबिलिटी है, और वो जुर्म का मुर्तकिब होकर निकला, और जुर्म को छुपाने की वजह से जो है निकला। हफीज शेख के बारे में, डॉक्टर हफीज शेख के बारे में जो मर्जी कह लें, मैंने कभी उनकी इंटेग्रिटी के बारे में
कभी उनकी इंटेग्रिटी और उनकी दयानतदारी के बारे में कभी मैंने किसी को उंगली उठाते हुए नहीं, वो खैर वहां पे भी लोग खप बहुत डालते हैं। जनाब साबिर शाकिर साहब, चंद दिन पहले अमेरिका में जो इम्पीचमेंट का वोट डला उसमें ट्रंप के एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ 7 पार्टी मेंबरान रिपब्लिकन ने वोट डाला, लेकिन वहां पर यह बात किसी ने नहीं कही कि ये बिक गए थे और ये इनके ज़मीर की आवाज़ नहीं थी, और वहां पे ओपन ट्रांसपेरेंट वोटिंग हुई। क्या वजह है कि हमारे यहाँ जैसे ही उर्दू जुबान में कहा जाता है कि ज़मीर की आवाज़ तो लोगों की हंसी छूट जाती है, क्या वजह है इसकी साबिर शायद? उसमें एक तो उसमें ओपनली उन्होंने किया, इम्पीच करने की बात थी तो वो 7 के 7 रिपब्लिकन आ गए थे मैदान में, और दूसरा जावेद अब्बासी साहब बहुत इंतहाई रीजनेबल सीजन हैं और खुद कानून के शोबे से वाबस्ता हैं। अगर इनकी ये दलील मान ली जाए तो कल को ये दलील इनके ही गले में पड़ जाएगी, और उसकी वजह वो ये कहते हैं कि फिर तो अगर पार्टी की तनासुब से पार्टी के जो जितने वोट हैं उनको सेनेटर नहीं मिलते, इसका मतलब है करप्शन हुई है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो करप्शन हुई हो, तो फिर तो पंजाब में क्यों फिर सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ? वहां पे तो पार्टी लीडर ने बैठ के आपस में फिक्स कर लिया कि ये सीटें आपकी, ये आपकी, ये आपकी, तो वहां पे भी फिर इलेक्शन होने देना था। इलेक्शन वोट का तकद्दुस वहां पे आना चाहिए था ओपन, क्योंकि वहां पे फायदा था। ठीक है, वहां पे फायदा था, इसलिए उधर बंद कमरे में बैठ के तमाम पार्टी हेड्स ने वो एमपीए से इलेक्टोरल कॉलेज से वो इख्तियार अपने पास लिया। किसने लिया? बिलावल भुट्टो साहब ने, मरियम सफदर साहिबा ने और चौधरी परवेज इलाही साहब ने और वजीर आजम इमरान खान साहब ने, ये चारों लीडर्स ने तमाम एमपीए से वो इख्तियार अपने पास लिया और वेटो पावर यूज की और सवाबदीदी इख्तियार करते हुए उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं आपके वोटिंग की, ये हमने फैसला कर लिया। फिर उसके बाद ये है कि सादिक संजरानी साहब का इसका मतलब है वो इलेक्शन फेयर था, वो तो फिर फेयर था इलेक्शन। उस पे तो मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी को, अपोजिशन को शोर नहीं बचाना चाहिए, वो भी जमीर के मुताबिक था। तो मसला ये है कि जो चीज एक फेयर आ गई है, एक अच्छी जानिब बढ़ रहे हैं, उसका फायदा किसी को भी हो। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है और हमारा आइन क्या कहता है, क्योंकि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे सेनेट में सीटें मिलनी है। ये इलेक्टोरल कॉलेज वो नहीं है कि 1 मैन 1 वोट नहीं है पंजाब असेंबली में एमपीए का या एमएनए का या केपीके का। ये 1 मैन 1 वोट होता फिर तो ठीक था, 1 मैन 1 वोट नहीं है, ये मुतनासिब नुमाइंदगी है। फिर क्यों ग्रुप्स बनाते हैं, इलेक्टोरल क्लब बनाते हैं कि ये 49 का पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, या केपीके में फर्ज करें 19 एमपीएस को एक सेनेटर के हवाले कर देते हैं कि ये आपका इलेक्टोरल क्लब है, तो फिर वो सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जावेद अब्बासी साहब से पॉलिटिकल स्कोरिंग अपनी, हम चूंकि इस वक्त आप डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब आप खुद एक सीजन इंटेलेक्चुअल है, अपने वलीद इकबाल साहब कानूनदान है, जावेद अब्बासी साहब खुद कानूनदान है, तो हमें वो बात करनी चाहिए जो रीजनेबल हो। तो फिर तो ये सारे का सारा आर्गूमेंट ही फ्लॉप हो जाएगा। फिर आइन में ये लिखने की क्या जरूरत थी कि ये जस्टली होने चाहिए, ये फेयरली होने चाहिए, ये ऑनेस्टली होने चाहिए, ये करप्शन फ्री होने चाहिए। फिर तो आइन में लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये सारी चीजें बस ओपन कर देते और कह देते बस जाएंगी एमपीएस एमएनएस का इख्तियार है जिसको ब्रेक लेने दीजिए। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, बहुत ही मुश्किल सवाल आपके लिए रेस कर दिया, लेकिन आपको मौका इसलिए मिल गया कि ब्रेक आ गई है। ब्रेक में आप सोच लें और उसके बाद हमें जवाब दें कि जो साबिर शाकिर साहब ने बहुत ही चुपता हुआ पर्टिनेंट और मुश्किल सवाल आपके लिए रेस किया है, इसका जवाब हम आपसे लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं चलना चाहूँगा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब के पास और उनसे हम जवाब लेंगे जो अहम और मुश्किल सवाल रेस किया साबिर शाकिर साहब ने सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। जी जावेद अब्बासी साहब। मैं मशकूर हूँ शाकिर साहब को, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, लेकिन मैं एक इंटेलेक्चुअल बात आपके सामने रख रहा था। वलीद साहब भी बैठे हुए, डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं। मैं ये कह रहा था कि आईन पाकिस्तान ने किसी कैंडिडेट के ऊपर ये पाबंदी, 3 जगह उन्होंने पार्टी को कहा कि वोट जो है वो पार्टी का पाबंद है आदमी। डिफेक्शन क्लास है 3 जगह पे कि अगर वो वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर को वोट नहीं देता पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ तो डिफेक्शन है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर नहीं देता तो डिफेक्शन है, जिस पर मुझे सख्त एतराज भी है बहरहाल। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर बजट के ऊपर वो नहीं वोट देता तो ये डिफेक्शन क्लास है। डॉक्टर साहब, ये इलेक्शन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है। आप जा रहे हैं अपने बेटे के साथ,
और आप कह रहे हैं कि मैं फलां कैंडिडेट को वोट दूंगा, वो फलां पार्टी है, मुझे पसंद है, लेकिन साथ ही आपका बेटा कहता है कि नहीं। लेकिन ये वो सवाल तो नहीं है, ये सवाल का जवाब तो नहीं है जो साबिर शाकिर साहब ने आपसे रेज किया है। जी क्या सवाल था और क्या जवाब रेज किया, मुझे वो जरा बताएं, मैं उसको रेज करूं। मैं अपना आर्गूमेंट ये एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं। साबिर शाकिर साहब, क्या आपका सवाल यही था जिसका जवाब जावेद अब्बासी साहब दे रहे हैं? मुझे आप जवाब देने देना, मेहरबानी करें, आप मुझे बात मुकम्मल करने दें। जावेद साहब जी बाप, जावेद साहब जी साबिर शाकिर साहब, अगर कल को आपके आर्गुमेंट्स के मुताबिक कल को मेरा आर्गूमेंट नहीं है, आईन पाकिस्तान कहता है 100 सुने ये आपकी दलील के मुताबिक अगर हफीज शेख साहब 180 की जगह 200 वोट ले लेते हैं तो आप इसको ये कहेंगे कि नहीं, अरकान ने अपने जमीर के मुताबिक दिया है और हम इसको कबूल करते हैं? देखिए ये दो तरह की बहस है। मैं पहले बहस वो कह रहा था कि कानून क्या कहता है और आइन क्या कहता है। कानून और आइन ने कोई कदम किसी कैंडिडेट नहीं लगाई है, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर उन्हें कहा गया कि आप अपनी जमीर के मुताबिक फैसला करें। हाँ, अगर आप कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए कितनी बड़ी बेइज्जती, अगर वो इन्फ्लुएंस में आकर कोई पैसे लेकर किसी दोस्ती में वोट देता है तो ये गलत है। लेकिन अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद के वोट देता है और कहता है कि मेरे जमीर के मुताबिक हफीज शेख साहब बेहतर है, तो कानून और आइन उसको ये पूरी इजाजत देता है। इसके ऊपर उसको कोई कदगन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। मैं सिर्फ ये एस्टेब्लिश कर रहा हूं कि ये भी इलेक्शन उसी इलेक्शन की तरह है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन में एक आदमी कहता है कि मैं इस कैंडिडेट को वोट देता हूं। सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक आत्म इल्माद जो मुस्तरद हुई वो बिल्कुल ठीक थी। नहीं, उसमें एक मामला उस और इस वोट में फर्क था। सादिक संजरानी की जब रेजोल्यूशन मूव हुई तो 64 वोट लोग उठ के खड़े हुए। अब उन्हें चाहिए था कि वो, अगर गैरत का तकाजा यही था कि वो उस रेजोल्यूशन के लिए फिर खड़े ना होते, और अगर खड़े हो गए थे क्योंकि वो उसका तरीकाकार ये था, तो फिर उन्हें वहां जाकर वोट भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहां ऐसी कोई मसला नहीं। मैं ये कानूनी बात कर रहा हूं, आईनी बात कर रहा हूं। सर ये बड़ा कमजोर आर्गुमेंट है सर जावेद अब्बासी साहब। आप ये कह रहे हैं कि उनके जमीर की आवाज नहीं हो सकती थी। उन्होंने इसका तो फिर ये ना कि आप ये कह रहे हैं कि उनको अपना माइंड चेंज नहीं करना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं ना कि अगर जमीर की आवाज है तो खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करें। जैसे अमेरिका में 7 रिपब्लिकन ने खुल्लम खुल्ला हाथ खड़ा करके वो ट्रंप के खिलाफ वोट डाला, वो उनके जमीर की आवाज थी। कोई नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई गलत काम किया। आपने जमीर की आवाज इस्तेमाल करनी है तो बांगे दहल करें। छुपके क्यों करते हैं जमीर की आवाज? छुपा हुआ जमीर क्यों है? नहीं, ये सीक्रेट बैलेट पेपर का जो पाबंदी है, ये आईन पाकिस्तान ने लगाई। आप आईन के आर्टिकल 226 में अमेंडमेंट कर लें और आइंदा शो ऑफ हैंड के जरिए फिर वोट करवा दें। इसीलिए रखी गई थी कि वो लोग पार्टी के जोर पर, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये सीक्रेसी हतमी नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है। और इससे पहले गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते में आपकी दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और पीएमएल, मुतअद्दिद दफा ये कह चुकी हैं कि हम इसको चेंज करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे से चूंकि हुकूमत ने ठीक तरह से बात नहीं की, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। ये तो आपकी दोनों पार्टीज कह रही है, पीएमएल भी कह रही है, पीपीपी भी कह रही है। इसलिए कह रहे हैं कि इस इलेक्शन के ऊपर बड़े मतनाजा हो रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इसके ऊपर जो है पैसे चल रहे हैं। इस प्रैक्टिस को तो रोकने के लिए कोई तरीका कार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त आइन ये कोई पाबंदी नहीं लगा सकता कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। तो अच्छा, बेसिकली इस वक्त का मतलब आइन करप्शन को सपोर्ट देना था ना। इसका जवाब नहीं दिया सर, ये तो भूल ही गया हमें। सर यही तो असल सवाल था कि वहां बैठ के क्यों एमपीएस का राइट आपने सलब कर लिया। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, परवेज इलाही ने, इमरान खान ने, सब ने मिलकर फैसला कर लिया, एमपीएस से क्यों नहीं करवाया वोट? देखिए, ये मामला ऐसा हुआ है, जो मेरी खबर है, मैं उस पर ज्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन सुना है कि स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली जो है, और आज मैंने हामिद मीर साहब का आर्टिकल पढ़ा है। हामिद मीर साहब ने अपना आर्टिकल में आज सारी डिटेल लिखी है कि किस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब ने, यही तो मसला है, चौधरी परवेज इलाही साहब ने सबको बिठाया, बात सुनिए, उन्होंने ये फैसला कर लिया है। ये अगर सारे एग्री हो गए और उनके मेंबर भी एग्री हो गए तो वो ठीक है, उसके लिए तो फिर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो फिर जब अच्छा जावेद साहब, एक बात और भी है, लेकिन जब वो इलेक्शन ही करवाना है तो वोट इस्तेमाल करते हैं, मामला इलेक्शन से पहले खत्म हो गया। नहीं सर, नहीं सर, आपने इलेक्शन का एमपीएस से इख्तियार वापस ले लिया।
4 लोगों ने, पार्टी हेड्स ने इलेक्शन वापस ले लिया और अपने पास लिया और खुद इस्तेमाल किया। और यही काम मुज़ाकरात तो KPK में भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात तो सिंध में भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात तो बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। इस वक्त भी बैठे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप वो कर लें, ये सीट मुझे दे दें, ये वो सीट लें। जरा सर वलीद को इसमें आने दीजिए। सर वलीद साहब, अब प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगी 2 दिन के बाद कि ज़मीर जागेगा? क्या होगा? ज़मीर जागने वाला है देखिए जी, पार्लियामेंटेरियंस का, या प्रोपोर्शन पे फैसला हो जाएगा? मैं वो तो जो हो गया तो बड़ा अच्छा होगा। अगर प्रोपोर्शनल ज़मीर जाग गया तो नहीं, अगर प्रोपोर्शनल पे फैसला कहीं किसी और सूबे में हो जाता है जिस तरह पंजाब में हुआ, बिकॉज ये आइन की तायद उसको आप होल्ड करता है। मैं इससे ज़्यादा अहम एक और बात समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निशानदही की है अपनी राय में इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जी ये आपकी जिम्मेदारियाँ हैं और ये आपकी पावर्स हैं और टेक्नोलॉजी भी आपके डिस्पोजल पर है। इलेक्शन कमीशन के पास मिसालें पिछले इलेक्शनों की मौजूद हैं कि सेनेट के इलेक्शनों में क्या हुआ। अब तो वीडियोस भी आ गई हैं। अगर कल कला किसी पे इल्ज़ाम लगता है कि फ़लाँ ने अपना वोट बेचा, कोई वीडियो आ जाती है, तो इलेक्शन कमीशन उसको प्रोसिक्यूट किस तरह करेगा, उसे करने के लिए इसको मैं अपने राय में समझता हूं, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन भी अगर आइन के मुताबिक चलना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक, तो वो उसको ओपन तो नहीं लेकिन आइडेंटिफाइबल बना देगी और बनाना चाहिए भी। और उससे ज़मीर को जागने की बात अलग होगी, लेकिन ज़मीर बिकने वाला काम जो है उसका यकीनन कोई ना कोई इंसदाद सामने आ जाएगा। सार्कोजी को 1 साल की सजा हुई है, इलेक्शन एक्ट में वोट भेजने की ज़्यादा सजा है 1 साल से की। हाँ, और जुर्म है। साबिर शाकिर साहब, ये जो अब है खबर के मामला दुबई में तय पाएंगे, रुपए पैसे का लेन देन वहां पे होगा, तो क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये भी देखना चाहिए कि गुज़िश्ता 15 दिन से कौन कौन दुबई गया है, सियासी ढांचे में से कौन कौन अहम लोग जो हैं वो दुबई में बैठे हुए हैं? योर क्विक कमेंट एंड द लास्ट कमेंट। मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और हुकूमती इदारे ये काम कर रहे हैं और उन्हीं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से ही काफ़ी चीज़ें रुकी हुई हैं और सौदे भी रुके हुए हैं, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि वो सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो क्या फर्दर इक़दाम कर रही है सारे मामला को कि एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हों और आर्टिकल 2183, 220 और 222 के तहत ये इलेक्शन फेयरली, जस्टली, ऑनेस्टली और करप्शन फ्री हों। इसका इंतजार किया जा रहा है। सौदे रुके हुए हैं, कैसे होगा? वक्त मेरा खत्म हुआ। साबिर शाकिर साहब का, सेनेटर वलीद इकबाल का, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का बहुत शुक्रिया। ये तेज़ुतुंद बहस आपने देखी। वहाँ ही मैं इख्तिताम करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंधों पे बहुत बड़ी तारीखी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डाल दी है। कैसे निब्रो आजमा होगा ECP से, ये अब देखना है। आज इतना ही, फिर आपसे बात होती है, मुलाकात होती है। थैंक यू।